हे एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में हमने ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम ये देखेंगे कि एमआरएनए क्या है, कोडोन्स क्या है, स्टार्ट और स्टॉप कोडोन्स और राइबोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर। आज से हम ट्रांसलेशन के असली हीरोज से मिलेंगे। एंड बिलीव मी, अगर आज का एपिसोड क्लियर हो गया तो ट्रांसलेशन का आधा चैप्टर ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अमीनो एसिड्स खुद चलकर राइबोसोम तक जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें लेकर आता है ट्रांसफ़र आरएनए, जिसे हम टीआरएनए भी बोलते हैं। इसीलिए ट्रांसलेशन का एडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है और ये न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज को अमीनो एसिड लैंग्वेज से कनेक्ट करता है। बुक्स में टीआरएनए देखोगे तो क्लोवर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन रियलिटी में ये एल शेप्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एक्सेप्टर आर्म जो टीआरएनए में 3 प्राइम एंड पर होता है, हमेशा इसकी सीक्वेंस CCA होती है। इस CCA एंड पर अमीनो एसिड आकर अटैच होता है। नेक्स्ट आता है एंटीकोडोन लूप। इस लूप में होता है एंटीकोडोन। ये एमआरएनए के कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जांपल, एमआरएनए का कोडोन है AUG, तो टीआरएनए का एंटीकोडोन हुआ UAC। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। थर्ड इज डी लूप। इसमें मॉडिफाइड बेस डाईहाइड्रोयूरिडीन होता है। ये अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज को टीआरएनए पहचानने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज TC लूप। इसमें मॉडिफाइड बेसेस होते हैं। ये राइबोसोम के साथ इंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और इसका नाम याद रखना, यही काफ़ी है। अब देखते हैं टीआरएनए को कैसे पता चलता है कि उसको कौन सा अमीनो एसिड उठाना है। यही एंट्री होती है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये ट्रांसलेशन का सबसे एक्यूरेट एंजाइम है। इसका काम है करेक्ट अमीनो एसिड को करेक्ट टीआरएनए से अटैच करना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट, एंजाइम अमीनो एसिड को ATP के साथ एक्टिवेट करता है। अमीनो एसिड और ATP मिलाकर अमीनो असाइल AMP बनाते हैं। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए के 3 प्राइम CCA एंड पर जाता है और अटैच हो जाता है। इससे बनता है चार्ज्ड टीआरएनए या अमीनो असाइल टीआरएनए। अब देखते हैं कि ये एक्यूरेसी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर ल्यूसीन की जगह वैलिन अटैच हो गई तो क्या राइबोसोम चेक करेगा? नहीं, राइबोसोम सिर्फ कोडोन एंटीकोडोन मैचिंग देखता है। अमीनो एसिड सही है या गलत ये चेक नहीं करता। इसलिए ट्रांसलेशन की एक्यूरेसी अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेस पर डिपेंड करती है। अब मिलते हैं राइबोसोम के वर्किंग एरिया से। राइबोसोम के अंदर 3 इंपॉर्टेंट साइट्स होती है। A साइट यानी अमीनो असाइल साइट, यहाँ न्यू चार्ज टीआरएनए इंटर करता है। P साइट पेप्टाइडल साइट, यहाँ ग्रोइंग पेप्टाइड बॉन्ड चेन होती है। E साइट एग्जिट साइट, यहाँ एम्प्टी टीआरएनए राइबोसोम से बाहर निकलता है। इसके लिए एक मेमोरी ट्रिक भी है, APE, अराइव देन प्रोटीन देन एग्जिट। अब देखते हैं ट्रांसलेशन का इनिशिएशन, जहाँ प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट mRNA से बाइंड करती है। प्रोकैरियोट्स में यहाँ एक स्पेशल सीक्वेंस होती है, शाइन डालगनो सीक्वेंस। ये राइबोसोम को स्टार्ट कोडॉन तक पहुँचाती है। यूकैरियोट्स यहाँ राइबोसोम के 5 प्राइम कैप से बाइंड करता है और स्कैनिंग करता है। AUG कोडॉन तक पहुँचता है। इस स्कैनिंग प्रोसेस में कोजाक सीक्वेंस हेल्प करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इनिशिएटर टीआरएनए आता है। प्रोकैरियोट्स में F-MET टीआरएनए और यूकैरियोट्स में मिथियोनिन टीआरएनए। ये डायरेक्टली P साइट पर आकर बाइंड करता है। और ध्यान रखना, नॉर्मल टीआरएनए पहले A साइट में आता है, लेकिन इनिशिएटर टीआरएनए डायरेक्टली P साइट में इंटर करता है। थर्ड स्टेप है लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट अटैच होना। अब कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब सवाल आता है, क्या राइबोसोम अकेले काम करता है? बिल्कुल नहीं, उसे हेल्प करते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स। प्रोकैरियोट्स में IF1, 2, 3 एंड यूकैरियोट्स में EIF, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, स्पेशली EIF4E जो 5 प्राइम कैप को रिकॉग्नाइज करता है। सोचो एयरपोर्ट पर फ्लाइट रेडी है, mRNA रनवे, स्मॉल राइबोसोम प्लेन है और इनिशिएटर टीआरएनए पायलट, लार्ज सब यूनिट्स पैसेंजर और सब रेडी है। अब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। ये है ट्रांसलेशन का इनिशिएशन। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंस शाइन-डालगानो सीक्वेंस एंड यूकैरियोटिक में कोजाक सीक्वेंस। अब एक और सवाल आता है, एक अमीनो एसिड से पूरी प्रोटीन कैसे बनती है? आज हम ट्रांसलेशन का मेन पार्ट पढ़ेंगे, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन भी। अब राइबोसोम तो रेडी है, पी साइट में पहला अमीनो एसिड ऑलरेडी बैठा हुआ है, ए साइट खाली है। अब अगला अमीनो एसिड आना है, तो इसके लिए स्टेप्स क्या है? सबसे फर्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए की एंट्री। चार्ज्ड टीआरएनए पर अपना अमीनो एसिड लेकर ए साइट में एंटर करता है। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या कोई भी टीआरएनए आ सकता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ वही टीआरएनए एंटर करेगा जिसका एंटीकोडॉन एमआरएनए के कोडॉन से परफेक्टली मैच करे। फॉर एग्जांपल एमआरएनए का कोडॉन है UUU, तो टीआरएनए का एंटीकोडॉन हुआ AAA। अगर मैचिंग नहीं हुई तो टीआरएनए रिजेक्ट हो जाएगा। टीआरएनए को राइबोसोम तक कौन लेकर आता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए इलॉन्गेशन फैक्टर्स काम करते हैं। प्रोकैरियोट्स में EFTU ये GTP का यूज़ करते हैं और चार्ज टीआरएनए को ए साइट तक लेकर आते हैं। यूकैरियोट्स में EEF1A ये सेम फंक्शन करता है। इसका मतलब है ट्रांसलेशन सिर्फ ATP से नहीं चलती, इलॉन्गेशन के दौरान GTP एनर्जी भी करेंसी होती है ट्रांसलेशन में। स्टेप सेकंड आती है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब P साइट में पहला अमीनो एसिड है, A साइट में दूसरा, दोनों जुड़ेंगे कैसे? यहाँ एंट्री होती है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ये एक्चुअली 23S rRNA जो कि प्रोकैरियोट्स में है, इसका कैटालिटिक फंक्शन ही है, यानी राइबोसोम खुद एक राइबोजाइम है। अब समझते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाता है। पी साइट का पेप्टाइड चेन ए साइट वाले अमीनो एसिड पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके रिजल्ट में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन चेन एक अमीनो एसिड और लंबी हो जाती है। स्टेप 3 आता है ट्रांसलोकेशन। अब एक प्रॉब्लम है, ए साइट बाहर गया, अब नया अमीनो एसिड कहाँ आएगा? राइबोसोम एक कोडॉन आगे स्लाइड करता है, इसी मूवमेंट को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसके बाद क्या होता है? पुराना पी साइट टीआरएनए ई साइट में चले जाता है, ए साइट वाला पेप्टाइड कैरिंग टीआरएनए पी साइट में आ जाता है और ए साइट फिर से खाली, रेडी फॉर नेक्स्ट अमीनो एसिड। ट्रांसलोकेशन में प्रोकैरियोट्स में EFG और यूकैरियोट्स में EEF2 ये भी GTP यूज़ करता है। अब कंप्लीट इलॉन्गेशन को एक साइकिल में देखते हैं। पहले ए साइट कोडॉन रिकॉग्निशन हुआ, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बना, ट्रांसलोकेशन हुआ एंड देन रिपीट। ये साइकिल बार बार चलते रहती है। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर। क्या एक एमआरएनए पर एक ही राइबोसोम काम करता है? बिल्कुल नहीं, एक ही एमआरएनए पर कई राइबोसोम एक साथ ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। इसका बेनिफिट ये है कि एक ही एमआरएनए एक ही साथ बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल बना सकता है। अब आता है टर्मिनेशन। प्रोटीन रुकती कब है? जब राइबोसोम को स्टॉप कोडॉन मिलता है। 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इसीलिए इन्हें स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। इसके अलावा स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए होता ही नहीं है। यहाँ आते हैं रिलीज फैक्टर्स। ये स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते हैं और पेप्टाइड चेन को रिलीज करवा देते हैं। प्रोकैरियोट्स में RF1, 2, 3 एंड यूकैरियोट्स में EF1, ERF1, ERF3। ये नाम याद रखना। फिर प्रोटीन्स रिलीज हो जाती है, राइबोसोम डिसएसोसिएट हो जाते हैं, एमआरएनए फ्री हो जाता है और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है और दोबारा ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम रेडी हो जाता है। इसमें एनर्जी कॉस्ट क्या है? प्रोटीन बनाना एनर्जी एक्सपेंसिव है? तो हाँ, बिल्कुल है। एक अमीनो एसिड ऐड करने के लिए ATP भी लगता है और GTP भी। इसीलिए ट्रांसलेशन सेल का सबसे एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस माना जाता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड में उसमें DNA पॉलीमरेज नहीं, प्रोटीन एंजाइम भी नहीं, ये है 23S rRNA पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी शो करता है। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं होता, रिलीज फैक्टर होते हैं। पहला tRNA डायरेक्टली P साइट पर लगता है और बाकी के tRNA A साइट पर। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो एक फैक्ट्री है, A साइड गेट है, नया वर्कर अंदर आता है,
पी साइड वर्किंग टेबल है, यहाँ प्रोडक्ट बनता है, और ई साइड एग्जिट डोर है, वर्कर बाहर और नेक्स्ट वर्कर अंदर आता है। फैक्ट्री कंटिन्यूसली चलती रहती है। बस यही ट्रांसलेशन का इलॉन्गेशन है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम वुबल हाइपोथेसिस, जेनेटिक कोड के एक्सेप्शंस, प्रोटीन फोल्डिंग और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड PYQ लगाइए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।